Hello and welcome to all. I'm Prashant, and in today's class, we are going to discuss the current affairs of 17 September 2023. मतलब आज संडे है, लेकिन मैंने कल ही आपको प्रॉमिस किया था कि आज संडे भी आपका क्लास होगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो देखते हैं आज कौन से टॉपिक हमें स्टडी करने हैं। तो आज की क्लास में संडे का जो न्यूज़पेपर है उसमें फ्रंट पेज पे वी हैव अ इम्पोर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द एआई कैमरास फॉर पोचर्स। ओके, तो जो शिकारी होते हैं, जो इलीगल हंटिंग करते हैं, ऐसे पोचर जो होते हैं, उसके लिए कैसे एआई कैमरा यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरा यूज कर सकते हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल है। स्मॉल न्यूज है बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो विल डिस्कस दैट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो निपा वायरस के रिगार्डिंग है। ऑफकोर्स अब निपा वायरस का टॉपिक आपके क्लास में पहले भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन हमें इसमें आज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करना है। व्हाट इज दैट? कि ये निपा वायरस की केसेस केरला में ही क्यों है ज्यादा। ओके, कि व्हाई डू दिस आउटब्रेक्स ऑफ निपा वायरस फ्रीक्वेंटली ऑकर इन केरला ओनली और नॉट इन अदर स्टेट्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है इस आर्टिकल के थ्रू। अगेन दिस फर्स्ट टू आर स्मॉल न्यूज। ओके, उसके बाद हमें देखना है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ओके, G20 समिट है, उसके दौरान ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के रिगार्डिंग एमयू साइन हुआ था। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये कॉरिडोर क्या है, इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मिडिल ईस्ट के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, उस रिस्पेक्ट में हमें इसको एनालाइज करना है। एक डेप्थ में हमें इसको एनालाइज करना है। उसके बाद ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और बायोफ्यूल्स क्या होता है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है, ये भी हमें टॉपिक आज डिस्कस करना है। ओके, और लास्ट जो टॉपिक डिस्कस होगा ये कल के न्यूज़पेपर से, दैट इज रिगार्डिंग दी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप्स। ओके, तो कल के न्यूज़पेपर में एक जीएम क्रॉप्स के रिगार्डिंग आर्टिकल था, तो उस आर्टिकल के बेस पे वी आर विल हैव अ डिटेल डिस्कशन रिगार्डिंग द जीएम क्रॉप्स ओवर हियर। ओके, तो चलो फर्स्ट न्यूज से शुरू करते हैं, दैट इज एआई कैमरा फॉर पोचर्स। ओके, तो व्हाट इज द न्यूज हियर? ये फर्स्ट पेज पे ही, फ्रंट पेज पे ही न्यूज है बेसिकली। तो ये न्यूज क्या कह रहा है कि रिसेंटली कान्हा पेंच कॉरिडोर जो है मध्य प्रदेश में, इस कान्हा पेंच कॉरिडोर मध्य प्रदेश में एआई कैमरेज का यूज किया जा रहा है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दी पोचर्स। जो इलीगल हंटिंग करते हैं एनिमल्स की, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एआई पावर्ड कैमराज अब यूज किए जा रहे हैं। ओके, ऐसे कैमरा ट्रैप सेटअप किए जा रहे हैं। ओके, तो ये एआई कैमरास का एडवांटेज क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब सम लेट्स से ओके, इन फॉरेस्ट में क्या कैमराज होते नहीं है, क्या होते हैं? ऑफकोर्स एनिमल सेंसस जो होती है उनके काउंटिंग के लिए वहां कैमरा सेटअप है। ओके, तो कैमराज आर देयर, लेकिन ट्रेडिशनल कैमरा का प्रॉब्लम क्या है देखिएगा। ये ट्रेडिशनल कैमरा एक तो बल्कि होते हैं। ओके, सेकंड थिंग कि वाट एवर इमेजेस दे कैप्चर, उस इमेजेस को एक्सेस करने के लिए फिजिकली किसी को वहां जाना पड़ता है। एक्सेस का यहाँ प्रॉब्लम है कि जहां भी ये फॉरेस्ट में रखा है लेट्स से, तो फिजिकली सम पर्सन हैज टू गो एंड एक्सेस दैट इमेजेस ओवर देयर। ओके, वो इसका एक प्रॉब्लम होता है। बिकॉज दे आर बल्कि, तो उसको फ्रीक्वेंट रिचार्ज की जरूरत है। उनकी जो बैटरीज होती है, इस बैटरीज का रिचार्ज करना इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो ट्रेडिशनल कैमरेज के साथ इतने सारे इश्यूज एक्चुअली है। और ट्रेडिशनल कैमरा क्या करता है, ऐसा नहीं है कि वो जो भी उस कैमरा के सामने आता है उस हर चीज का वो पिक्चर निकालता है, राइट? एवरीथिंग दैट कम्स देयर, तो उसके ड्यूरेशन में इट विल क्लिक एवरीथिंग देयर। वो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं क्लिक करेगा कि लेट्स से इफ लायन इज देयर बिफोर द कैमरा तो फिर लायन का पिक्चर होगा। ओके, राइट? सो एवरीथिंग दैट कम्स बिफोर द ट्रेडिशनल कैमरा दैट गोइंग टू क्लिक दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ट्रेडिशनल कैमरे की ये इश्यूज है। ओके, और इसको एड्रेस जो है ये एआई सिस्टम बेस्ड कैमरा इज क्रिएट, उसको एड्रेस कर रहा है इस प्रॉब्लम को, जिसको कहा जाता है ट्रेल गार्ड एआई कैमरा अलर्ट सिस्टम। तो सबसे पहला एडवांटेज इस ट्रेल गार्ड एआई कैमरा अलर्ट सिस्टम का ये है कि ये स्लिम डिवाइस है, इट्स अ स्मॉल डिवाइस। तो आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। ओके, तो जो पोचर्स है वो भी शायद उसको देख नहीं पाएंगे, इतना स्मॉल ये होता है। शेप इसका होता है पेन लाइक शेप होता है, और काफी स्मॉल साइज में, सेंटीमीटर्स में इसकी साइज होती है, और पेन लाइक इसका शेप होता है। तो आप कहीं भी किसी भी पेड़ के वहां अगर उसको छुपा दो तो जो पोचर्स है उनको समझ में नहीं आता। ओके, फाइन। तो इसका पोचिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए एज वेल एज जो एनिमल सेंसस है उसके लिए भी उसका यूज हो सकता है। ओके, अब इसी कैमरा को जो है एक स्मॉल कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसको अटैच होती है। ओके, तो लेट्स से द कैमरा हैज आइडेंटिफाइड सम पोचर। ओके, तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसके साथ वो डायरेक्टली ईमेल या पुशअप नोटिफिकेशन जो है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को भेज सकता है।
ओके, सो दैट्स एन एडवांस सिस्टम को आपको फिजिकली वहां जाने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली विद इन अ मिनट और कुछ सेकंड्स में वो पुशअप नोटिफिकेशन जो है फॉरेस्ट ऑफिसर्स को जा सकता है। ओके, फिर इसमें जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इस कैमरा में, ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया जा सकता है फॉर कैप्चरिंग अ पर्टिकुलर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट या स्पेसिस ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स से ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में कुछ अगर चेंजेस कर दिए तो स्पेसिफिकली बस ह्यूमंस को ही कैप्चर करेगा, व्हेन ह्यूमन बीइंग्स विल बी फॉर दैट कैमरा। ओके, अगर लायन को ही कैप्चर करना है तो लायंस को ही कैप्चर करेगा, फिर बाकी किसी को कैप्चर नहीं करेगा। फाइन, तो ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है इस एआई ट्रेल गार्ड एआई कैमरा अलर्ट सिस्टम जो है इसमें है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो एआई कैमरास फॉर गन फॉर पोचर्स, इस टॉपिक में इतना ही था, एक स्मॉल टॉपिक है, बस एक इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक एडवांसमेंट और एनवायरमेंट के रिगार्डिंग ये है, सो दैट वी शुड बी नोइंग ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और दैट इज व्हाई निपा वायरस आउटब्रेक्स आर ऑकरिंग ओनली इन केरला। सो दिस इज अ आर्टिकल इन टुडेज न्यूज़पेपर। आज संडे के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है कि निपा वायरस आउटब्रेक केरला में ही क्यों हो रहा है या पहले भी क्यों हुआ है। ओके, तो ये सारे आर्टिकल को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ जो बॉक्स दिया है ना, ये बॉक्स में जो समरी है, इवन दैट इज गोइंग टू टेल यू कि व्हाई निपा वायरस आउटब्रेक्स आर ऑकरिंग ओनली इन केरला। ओके, सो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इट इन दिस बॉक्स, सी लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग। क्या रीजन दिए गए हैं? एक रीजन ये दिया गया है कि मे बी ये निपा वायरस जो है दैट हैज बिकम एंडेमिक, मे बी दिस निपा वायरस जो है, आप यू कैन सी ओवर हियर कि निपा वायरस का एक रीजन बताया जाता है, द वन रीजन ऑफ निपा वायरस इज शोन कि केरला में जो बैट्स है, फ्रूट बैट्स आर देयर, ओके, दे आर इन्फेक्टेड बाय निपा वायरस। ओके, और प्रोबेबली इस फ्रूट बैट्स की वजह से जो है इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन बींग्स में हो रहा है। ओके, okay, so Nipah virus जो है, these fruit bats they are infected in Kerala from this Nipah virus, and probably from this fruit bats actually this is getting infected, transmitted to the human beings। हालांकि ये completely अभी तक establish नहीं हुआ है, try to understand। okay, the route of Nipah virus transmission from bats to human has not been clearly established in Kerala yet। अभी तक पूरी तरीके से ये ट्रांसमिशन होता है नहीं, ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है साइंटिफिकली, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है। ओके, तो ये एक रीजन हो सकता है कि व्हाई निपा वायरस आउटब्रेक्स आर हैपनिंग इन केरला ओनली। क्या रीजन? कि ये निपा वायरस जो है ना, ये जो केरला के बेसिकली बैट्स है, इनमें एंडेमिक हो चुका होगा। इट्स एंडेमिक टू द बैट्स इन केरला ना। एंडेमिक मतलब क्या है कि उनमें एक रेगुलर अब ये पार्ट बन उनके सिस्टम का, केरला के जो बैट्स है। ओके, सो वहां वो बैट से रिमूव करना अब डिफिकल्ट है, तो उनके लिए एंडेमिक हो चुका है, तो ऑफकोर्स बैट से ट्रांसमिशन शायद ह्यूमन बीइंग में हो सकता है, वो केरला में स्पेसिफिकली हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि केरला में आउटब्रेक है। ओके, सेकंड रीजन ये हो सकता है इसका कि केरला की जो हेल्थ केयर सिस्टम है, दैट हेल्थ केयर सिस्टम इज एक्चुअली बेटर। वहां बेटर आइडेंटिफिकेशन होता है, बेटर टेस्टिंग होती है। वैसे तो जो निपा वायरस की टेस्टिंग होती है, एक फैक्ट आप याद रखना कि निपा वायरस टेस्टिंग फैसिलिटी जो इंडिया में है, ये एक ही जगह पे है, वो है एनआईवी पुणे में। एनआईवी मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, वही बस निपा वायरस की टेस्टिंग होती है। ओके, लेकिन केरला में बेटर स्क्रीनिंग होता है इन सारी चीजों का, और मे बी बिकॉज ऑफ दैट आप कह सकते हो कि बेटर हेल्थ केयर सिस्टम होने की वजह से वहां केसेस आइडेंटिफाई होती है। ओके, तो ये केसेस बाकी स्टेट्स में भी हो सकता है, बट वहां का हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, वहां बेटर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, एंड दैट्स वाई वहां हमें नहीं दिखते ये केसेस, और इस वजह से हमें लगता है कि बस केरला में इसका आउटब्रेक हुआ है। ओके, तो उसकी एक साइंटिफिक मतलब उसको एक साइंटिफिक वर्ड है जिसको हम कह सकते हैं कि केरला में जो आप कह सकते हो कि केरला में जो बेसिकली इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है ये हाई है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि केरला में इंडेक्स ऑफ सस्पिशन जो है ना ये हाई है। इंडेक्स ऑफ सस्पिशन मतलब क्या कि डिग्री टू विच अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर सस्पेक्ट्स दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द इलनेस। ओके, अब ऐसा हो सकता है कि किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास पेशेंट जाए, ओके, एक दूसरे स्टेट में, और वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको उसका सीरियसली ना ले, या फिर वो सीरियसली लेते लेकिन उनको उनके लिए ट्रेनिंग ना हो। ओके, तो उनको उतने सस्पिशन से नहीं देखते हो कि शायद निपा वायरस का इंस्पेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता, बिकॉज उनके पास शायद उनका इतना नॉलेज नहीं है, नेट ट्रेनिंग नहीं है। बट केरला में जो है इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ये हाई है। इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ये हाई मतलब क्या है कि वह हेल्थ केयर प्रोफेशनल से दे आर वेल ट्रेंड। ओके,
when the patient comes to them they do not take it lightly, they'll properly screen them और further उसकी टेस्टिंग होगी. तो सस्पिशियन से ज्यादा उसमें देखा जा रहा है एक तरीके से. ओके, वाई? बिकॉज ऑफ द बेटर ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ बेटर एक्सपीरियंस, एंड दैट्स वाई आप कह सकते हो कि केरला में इसकी केसेस की आइडेंटिफिकेशन ज्यादा हो रहा है. ओके, केसेस का आइडेंटिफिकेशन ज्यादा हो रहा है. तो ये कुछ रीजंस यहाँ दिए गए हैं कि एक, बिकॉज मे बी दिस particular disease has become endemic to bats, fruit bats especially in Kerala, and that's why it is getting transmitted to human beings. Second, maybe because healthcare system is better in Kerala, degree of suspicion is higher in Kerala. Okay, और ऐसे कोई पेशेंट है खास करके कि जिसका सिम्टम अलग होते हैं थोड़े से रेगुलर सिम्टम से, ऐसे भी पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है केरला में. ओके, सो पूरा आर्टिकल ना पढ़ के, इनफैक्ट एज अ स्टूडेंट अगर इतना भी आप बॉक्स पढ़ोगे तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ओवरऑल हमें यही डिस्कस करना था इसमें कि निपा वायरस में केरला के आउटब्रेक क्यों हो रहा है एक्चुअली. व्हाई एवरी टाइम केरला इज देयर. 2018, 2021, नाउ 2023. ओके, चलो, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस. तो ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में हमें क्या देखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू डिस्कस कि व्हाट दिस अलायंस इज. ये अलायंस है क्या? सेकंड, हमें देखना है कि कौन से टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स होते हैं. ये जो बायोफ्यूल्स होते हैं इसके टाइप्स क्या है? लाइक फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स. तो इस आर्टिकल में एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ही डिस्कस किया गया है, बट वील डिस्कस थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स आल्सो. ओके, और फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल्स, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो some content from this article which is important and some extra content with this, we'll discuss this particular aspect over here. Okay, so let's try to understand first of all, before we discuss what are biofuels, we'll discuss what is this global biofuel alliance. Okay, तो you should understand one thing कि ये इंडिया लेड इनिशिएटिव है. ओके, और ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, अभी जो G20 समिट हुआ था न्यू दिल्ली में, उस वक्त 9 सितंबर 2023 में दिस वाज लॉन्च्ड. So this was launched on 9 September 2023 on the sidelines of G20, and this is the India-led initiative. Of course, other countries have also participated in this, and there are many more countries who are interested who will be participating in future. Okay, कौन सी है? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूएई इज देयर. ओके, अपार्ट फ्रॉम दम कनाडा और सिंगापुर जो है, दीज आर ऑब्जर्वर कंट्रीज, और बाकी भी कुछ कंट्रीज है, दे आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस. तो अभी जो मेंबर्स है, इनिशियली 9 इनिशिएटिंग मेंबर्स आर देयर एंड 2 ऑब्जर्वर्स आर देयर. Okay, so what does Global Biofuel Alliance want to do? Of course, it wants to promote the प्रोडक्शन एंड इनटेक ऑफ द बायोफ्यूल्स, कि बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन प्रमोट हो और उसका अपटेक बढ़े, इसलिए एक्चुअली ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस फॉर्म किया गया है. तो जिसमें ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग रिसर्च क्रिएट किया जाएगा. ओके, और सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स का यूज किया जाए, इसलिए प्रमोशन होगा, इसमें स्टैंडर्ड सेटिंग होगा बायोफ्यूल्स के रिगार्डिंग. ओके, और ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो होगी, एक सेंट्रल रिपोजिटरी एक्ट करेगी फॉर नॉलेज एंड एक्सपर्ट हब रिगार्डिंग. तो जो भी ग्लोबल बायोफ्यूल्स के रिगार्डिंग जो भी रिसर्च होगा, नॉलेज होगा, उसके रिगार्डिंग सेंट्रल रिपोजिटरी कौन सी होगी? ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस होगा. ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गई हमारी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के रिगार्डिंग. ओके, अब आपके एग्जाम आने तक इसमें और भी कुछ मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, तो अपडेट आपको उसमें बाद में देखना होगा. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द बेसिक्स कि बायोफ्यूल्स होते क्या है. ओके, तो अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की अगर हम डेफिनेशन ले, विच इज गिवन इन दिस आर्टिकल ऑल्सो, कि बायोफ्यूल बेसिकली होता है अ लिक्विड फ्यूल, ओके, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द बायोमास. ऐसा लिक्विड फ्यूल कि जो बायोमास से डिराइव किया जाता है. ओके, और जो ऑल्टरनेटिव यूज किया जाता है टू द फॉसिल फ्यूल्स. जो फॉसिल बेस्ड फ्यूल से करंटली हमारे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, इसको जो ऑल्टरनेटिव है, ओके, और जो फॉसिल बेस्ड नहीं है, बायोमास से डिराइव किया जाता है, उसको हम कहते हैं बायोफ्यूल्स. ओके, तो कौन सा बायोमास? बायोमास कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. वेजिटेबल ऑयल हो सकता है, शुगर हो सकता है, राइस हस्क हो सकता है, आपके ट्री के स्टेम हो सकते हैं. ओके, ये किसी भी तरीके का बायोमास है, उससे एक्चुअली ये बायोफ्यूल जो है क्रिएट किया जा सकता है. ओके, तो किस किस तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है, इसका सोर्स क्या होता है, इसके बेस्ट पे उसको क्लासिफाई करते हैं. ओके, जैसे इसको कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स. अब फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स मतलब कौन से? कि दोज बायोफ्यूल्स विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द फूड सोर्सेस. जो एग्जिस्टिंग हमारे फूड क्रॉप्स होते हैं, दोज क्रॉप्स
जिसका प्रोडक्शन हम बेसिकली किस लिए करते हैं, एज अ फूड। ओके, तो एग्जिस्टिंग 4 सोर्सेस से अगर हम बायोफ्यूल्स क्रिएट करें तो इसको हम करते हैं, कहते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। ओके, लाइक शुगर हो, जो भी है, फॉर एग्जांपल राइस से अगर आप क्रिएट करते हो बायोफ्यूल, तो ये क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होगा। ओके, अगर आप शुगर केन से करते हो तो ये फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में, ये सस्टेनेबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज यू आर यूजिंग फूड क्रॉप्स फॉर फ्यूलिंग, फॉर क्रिएटिंग फ्यूल्स। तो इससे फूड क्रॉप्स की भी प्राइस बढ़ सकती है और प्रॉब्लम हंगर का भी अभी वर्ल्ड में है। तो फूड क्रॉप्स हम इसमें यूज नहीं करना चाहिए, दैट्स व्हाट एक्सपर्ट्स एक्चुअली से, ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। ओके, फिर दूसरा आता है, उसको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स। ओके, तो ऑब्वियसली सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन फूड क्रॉप्स। ओके, और दोज पोर्शंस ऑफ फूड क्रॉप्स विच आर नॉट एडिबल। ओके, एक तो एक नॉन फूड क्रॉप से आप क्रिएट करोगे, या ऐसे पोर्शन होते हैं फूड क्रॉप्स के जो एडिबल नहीं होते, मतलब जो हम खा नहीं सकते। ओके, लेकिन कोई फूड क्रॉप का वेस्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल राइस हस्क होगा। अब राइस हस्क को तो हम खाते नहीं है, तो ये फूड क्रॉप का वेस्ट है। तो इससे आप एक सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल क्रिएट करोगे। वुडन चिप्स होती है, जिसका जनरली यूज नहीं होता, तो उसको आप फूड बायोफ्यूल के लिए यूज कर सकते हो। ओके, फ्रूट की जो स्किन होती है, अब दैट इज नॉट ऑफकोर्स इटन बाय अस। ओके, सो ऑफकोर्स उसको आप सेकंड जनरेशन एज अ बायोफ्यूल यूज करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ऐसे नॉन फूड क्रॉप्स हो, या फिर दोज क्रॉप्स, जो फूड क्रॉप्स जिसका पोर्शन ऐसा होगा कि जो नॉन एडिबल है, ओके, उससे जो फ्यूल बनाया जाएगा उसको सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल कहा जाता है। ओके, तो अब अगर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कहा जाए तो इसका एम्फोसिस जो है ना, ये सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल पे। व्हाई? बिकॉज दे आर सस्टेनेबल। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल को तो फूड का स्कार्सिटी क्रिएट कर सकता है, फूड क्रॉप्स में उसमें यूज करना पड़ता है। तो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल जो है, ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का मेन फोकस है, मेन एम्फोसिस है, ये हमें याद रखना है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। बट आर्टिकल में दो जनरेशन यहाँ यूज डिस्कस किया गया, बट देर आर थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स ऑल्सो। ये कौन से हैं? ये ऐसे बायोफ्यूल्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं, लाइक अल्गी। ओके, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्चुअली थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स क्रिएट किए जाते हैं। ओके, तो इसका फायदा क्या होता है कि लेट से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसको आपको प्रोड्यूस करना है, तो आप वो वेस्ट वाटर में करोगे। द वाटर और लैंड दैट इज नॉट यूज करंटली, जो वेस्ट लैंड है, वेस्ट वाटर है, उसको यूज करके आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, तो एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेस है, इसको ये इटअप नहीं करता है। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स। ऑफकोर्स इससे पोल्यूशन का प्रॉब्लम लेकिन क्रिएट हो सकता है। लेट्स से अगर आप वेस्ट वाटर है और उसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ क्रिएट कर रहे हो, लाइक अलगी, तो उससे शायद यहाँ हो सकता है क्रिएट पोल्यूशन का प्रॉब्लम। ओके, फाइन, दैट इज थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। एंड देन कम्स द फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। तो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स जनरेट करने के लिए स्पेसिफिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स क्रिएट किए जाएंगे। ओके, स्पेसिफिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स विल बी क्रिएटेड। ओके, और इससे ये बायोफ्यूल जो है हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, इससे ये बायोफ्यूल हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो क्रॉप क्रिएट किया जाएगा, इसका एक फायदा क्या होगा, देखो, ये ऐसे क्रॉप्स जनरेट किए जाएंगे कि जो ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर सके। ओके, सो व्हेन दिस क्रॉप्स विल बी ग्रोन, द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, उनकी ग्रोथ के स्टेज के दौरान दे विल एब्जॉर्ब मोर कार्बन। ओके, तो ये हमारा जो कार्बन का प्रॉब्लम ही है, इससे कम हो सकता है। ओके, और फिर उससे आप जो है बायोफ्यूल यहाँ बनाओगे। तो मेनी टाइम्स ये जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स है, दे आर आल्सो कंसिडर्ड द कार्बन नेगेटिव बायोफ्यूल्स। व्हाई? बिकॉज दे विल एब्जॉर्ब मोर कार्बन देन प्रोड्यूसिंग द कार्बन। ज्यादा वो कार्बन एक्चुअली एब्जॉर्ब करेंगे रादर देन इमिटिंग द कार्बन। ओके, बिकॉज उसके ग्रोथ स्टेज में ही क्या है, कार्बन ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, इस तरीके से ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप जो है क्रिएट किए जाए। ओके, तो ये बेसिक हुआ कि बायोफ्यूल्स होते क्या है। ओके, व्हाट आर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द आर्टिकल। और आर्टिकल क्या कहता है कि अब बायोफ्यूल से फिर से इतना ज्यादा फोकस क्यों है, व्हाई देयर इज सम काइंड ऑफ अलायंस लाइक दिस इज लॉन्च्ड। ओके, उसके मल्टीपल रीजंस आर्टिकल बताता है। फर्स्ट रीजन ये बताता है डिसरप्शन इन द ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाईज। ओके, जैसे रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाईज में डिसरप्शन हुआ था, और ये पहले भी हुआ है। जैसे 1979 का ईरानियन रिवोल्यूशन हैड हैपेंड, उस वक्त ऑयल क्राइसिस हुआ था वर्ल्ड में। बिकॉज ऑफ ईरानियन रिवोल्यूशन ऑयल प्रोडक्शन कम हो चुका था, ऑयल प्राइसेस बढ़ चुकी थी। तो ऐसे ऑयल डिसरप्शंस फ्रीक्वेंटली वर्ल्ड में आ सकते आते हैं। ओके, और कंट्रीज लाइक इंडिया
जो ऑलमोस्ट 87% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करती है, ये इस पे काफी डिपेंडेंट होती है ऑयल सप्लाईज पे। तो अगर हम बायोफ्यूल्स जनरेट करें तो ये ऑयल सप्लाईज के इंपोर्ट पे हमें ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। ओके, तो ऑयल सप्लाईज का जो इंपोर्ट है इस पे डिपेंडेंस हमारा कम होगा यहाँ पे। ओके, सेकंड है ऑफकोर्स हमारी जो रिजर्व करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी होती है, ये भी इससे प्रिजर्व हो सकता है, बिकॉज मेनली हम जो फॉरेन करेंसी स्पेंड करते हैं वो हमारे ऑयल इंपोर्ट्स पे ही करते हैं, तो वो भी हम एक्चुअली यहाँ रिजर्व कर सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं ज्यादा उसको। ओके, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो खास करके अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है हमारा, ओके, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है ये कार्बन इमिशन काफी करता है। अब इसको करंट व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस करंटली, इसको सॉल्यूशन एक्चुअली लाया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अभी तक उतना भी अडॉप्शन नहीं हुआ है। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना भी अडॉप्शन नहीं हुआ है, और अगर अडॉप्शन हो भी रहा है तो कुछ सेक्टर में इसका अडॉप्शन करना काफी डिफिकल्ट है। कौन सा? एविएशन सेक्टर। ओके, अब इस तारीख पे अगर कोई कह दे कि हम इलेक्ट्रिक जो बैटरी है उस पे जो एरोप्लेन चल रहा है उस पे हम बैठ के कुछ करेंगे, तो जनरली पीपल विल नॉट बिलीव इन दैट। अभी तो उतना टेक्नोलॉजी भी उसका एस्टेब्लिश नहीं हो चुका है, और अगर कोई करता भी है ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई उससे फ्लाई करेगा, बिकॉज पीपल विल बी अफ्रेड ऑफ दैट थिंग। तो वो टेक्नोलॉजी आगे भी आ सकती है, ऐसा नहीं दैट विल नॉट कम, दैट विल बी अ बेटर टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर, ईवी टेक्नोलॉजी फॉर इवन एविएशन, लेकिन करंटली तो नहीं है ना, या करंटली उसको यूज करना भी इतना ईजी नहीं है। ओके, तो ऐसी जगह हम क्या है बायोफ्यूल यूज कर सकते हैं रादर देन एग्जिस्टिंग फ्यूल, या शिप्स होते हैं बड़े शिप्स, इसमें हम बायोफ्यूल यूज कर सकते हैं रादर देन एग्जिस्टिंग फ्यूल, क्योंकि एग्जिस्टिंग फ्यूल तो काफी ज्यादा कार्बन इमिट करता है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में स्पेशली इन हेवी ट्रांसपोर्टेशन, ओके, बायोफ्यूल्स का यूज काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस इससे कम हो सकता है, हमारी फॉरेन करेंसी इससे बच सकती है, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट आर्टिकल ये सवाल एक पूछता है कि क्या डू बायोफ्यूल्स एड इन एनर्जी ट्रांजिशन, क्या एनर्जी ट्रांजिशन में बायोफ्यूल्स हमारी मदद कर सकते हैं? अब एनर्जी ट्रांजिशन मतलब क्या, कि एग्जिस्टिंग हम एनर्जी कैसे क्रिएट करते हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, राइट? तो मतलब ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, ठीक? तो फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ओके, ये जो ट्रांजिशन आज वर्ल्ड चाहता है कि फॉसिल फ्यूल से हमारा डिपेंडेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाए और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इससे हम हमारी एनर्जी या पावर प्रोड्यूस करें, ये जो ट्रांजिशन है क्या इसमें बायोफ्यूल हमारी मदद कर सकता है क्या? तो आंसर इज यस। कैसे कर सकता है? कि देखिएगा अभी भी ये जो टेक्नोलॉजीज है, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी होगी या इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी होगी, ये अभी भी डेवलप हो रहा है, अभी भी इसका एडॉप्शन जो है इतना फास्ट नहीं हो रहा है। तो उस दौरान कार्बन इमिशन अगर हमें कम करना है तो हम बायोफ्यूल यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम, तो ऑलरेडी इंडिया में जो है 10% जो है इथेनॉल ये ब्लेंड किया जाता है एग्जिस्टिंग पेट्रोल, इसके साथ पेट्रोल के साथ लेट से 10% इथेनॉल ऑलरेडी हम ब्लेंड कर रहे हैं। ओके, और फ्यूचर में हमारा टारगेट है कि ये 20% इथेनॉल जो है ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ हो जाए। तो अभी जब तक ये रिन्यूएबल एनर्जी पूरी टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, उसका एडॉप्शन नहीं होता है, ईवीज का एडॉप्शन नहीं होता, तब तक कम से कम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज करके हम बायोफ्यूल्स का तो यूज कर सकते हैं, राइट? तो यस, ये ग्लोबल जो एनर्जी ट्रांजिशन है फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज टू रिन्यूएबल सोर्सेज, इसमें भी बायोफ्यूल हमारी मदद कर सकता है। ये ड्यूरिंग जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें बायोफ्यूल्स को हम काफी यूज कर सकते हैं। ओके, सो इट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर पैसेज ओवर हियर। तो ये जो भी एस्पेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मेंस एग्जाम में काफी काम आ सकता है। okay? तो GS3 में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर बायोफ्यूल्स, क्या बायोफ्यूल्स हमें एनर्जी ट्रांजिशन में मदद कर सकते हैं क्या? अब एनर्जी ट्रांजिशन मतलब क्या कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से रिन्यूएबल सोर्सेस, तो अब हमें इस आर्टिकल में पता चल गया कैसे मदद कर सकते हैं, ये भी हमें पता चल गया यहाँ पे। ओके, तो अब ऑफकोर्स ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हैज बीन लॉन्च्ड, तो वर्ल्ड वाइड हाउ इट इज रिसीव्ड, ओके, कैसा रिस्पॉन्स है? तो आर्टिकल लास्ट में कहता है कि यस वी कैन से कि रिस्पॉन्स इज एज सच इज गुड। जैसे यूएसए, तो यूएसए हैज सब्सटेंशियली कमिटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। ओके, तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट यूएसए को कम करना और बायोफ्यूल जो है बाय 2025 उसका प्रोडक्शन में ज्यादा करने वाले। इंडिया का तो ऑलरेडी इंडिया ने 2018 में ही अनाउंस किया था कि 12 बायो रिफाइनरीज वी आर गोइंग टू सेटअप। ओके, और बाय 2025 इंडिया का टारगेट है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है एग्जिस्टिंग पेट्रोल में हम कर पाए, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग वहां पे हो।
फाइन। सो दैट्स व्हाट आर्टिकल से, जो आर्टिकल कहते हैं कि स्पेशली फ्यूचर में जो ग्लोबल बायोफ्यूल डिमांड होगी ये इमर्जिंग इकोनॉमीज से होगी, लाइक इंडिया, ब्राजील एंड इंडोनेशिया। यहाँ काफी एक्चुअली क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल डिमांड हो सकती है। तो ये ओवरऑल जो है बायोफ्यूल के बारे में आर्टिकल था। उस आर्टिकल में कुछ एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स हमने स्टडी करके ये कंप्लीट एक हमारा एक स्टडी मटेरियल क्रिएट हो गया जो आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो इस पे मेंस पे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पे कोई प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आया तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट इशू, जो एक इकोनॉमी के रिगार्डिंग भी है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग भी है। दैट इज मिडल ईस्ट कॉरिडोर इंपैक्ट। देखिएगा, ये बेसिकली हमें जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है इंडिया मिडल ईस्ट ईयू कॉरिडोर। ओके, ये इंडिया मिडल ईस्ट ईयू कॉरिडोर करना है स्टडी। और ये अगेन इसके रिगार्डिंग भी जो एमओयू या एग्रीमेंट जो है ये साइन हुआ था G20 समिट के दौरान। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई? आज के न्यूज़पेपर में ही ये दो अलग अलग पेजेस पे इस पे डिस्कशन किया है। ओके, तो हाउ विल मिडल ईस्ट कॉरिडोर इंपैक्ट ट्रेड, ये एक आर्टिकल इस पे है। और एक दूसरे पेज पे आर्टिकल है कि इसमें क्या चैलेंजेस है मिडल ईस्ट कॉरिडोर में। ओके, सो दिस शोज कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट as such as a project for international politics also and international economy also. Okay, and that's why we must study this. तो ये दोनों आर्टिकल की हेल्प लेके और बाकी कुछ इंफॉर्मेशन जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इससे लॉन्च से जो भी हमें मिला है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इश्यू। तो हमें डिस्कस क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दिस कॉरिडोर इज। ओके, इस कॉरिडोर का सिग्निफिकेंस क्या है। फिर इस आर्टिकल के थ्रू वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर हर्डल्स इन दिस कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, और खास करके इसको आईआर के रिस्पेक्ट में भी हम डिस्कस करेंगे, जियो पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, कि इस कॉरिडोर का जियो पॉलिटिकल क्या इंपॉर्टेंस है। तो लेट्स टेक हेल्प ऑफ दिस टू आर्टिकल्स एंड अदर न्यूज ओवर लास्ट फ्यू डेज, और फिर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज दिस मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ओके, सो फर्स्ट थिंग, तो मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो कॉन्टेक्स्ट है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है इसके रिगार्डिंग जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, ओके, ये G20 समिट के दौरान साइन हुआ था। कौन से कंट्रीज के बीच में? कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मन एंड इटली। ओके, so these countries had come together and they have already signed a MOU regarding this. Okay, और क्या है ये कॉरिडोर? ऑफकोर्स इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो इंडिया को ऑलमोस्ट कनेक्ट करेगा यूरोप के साथ। ओके, तो ये ग्लोबल जो कॉरिडोर है इसके दो आप कह सकते हो सेक्शंस है। जनरली इसके दो सेक्शन माने जाते हैं। एक हम कहते हैं इसका ईस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर मतलब कौन सा? इंडिया से लेके मिडिल ईस्ट तक कनेक्टिविटी होगी। ओके, और फिर मिडिल ईस्ट तक पूरा उससे अंडर कनेक्ट होगा। ओके, तो इसको है कहते हैं हम, ये ईस्टर्न पार्ट है कॉरिडोर का। ओके, और फिर मिडिल ईस्ट से आगे मेडिटेरियन सी से लेके आगे यूरोप में जो कनेक्टिविटी होगी, ओके, इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉर्दर्न पार्ट है कॉरिडोर का। ये क्या है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर, और ये यहां तक है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर। ओके, और इसके थ्रू फिर सी रूट से कनेक्टिविटी होगी, जैसे यहाँ सी रूट का कनेक्टिविटी होगा, आगे फिर रेल कनेक्टिविटी हो सकती है। ओके, कहीं रोड कनेक्टिविटी हो सकती है, जैसे इससे आगे आपकी रेल कनेक्टिविटी हो सकती है, फिर से सी रूट यहाँ कनेक्टिविटी होगी। ओके, सो दिस इज हाउ दिस कनेक्टिविटी विल हैपन। ओके, और फ्यूचर में फिर इसमें डिजिटल कनेक्टिविटी अलोंग दिस लाइंस, डेटा लिंक्स, एनर्जी केबल्स, ये भी इस पे सेटअप किए जा सकते हैं। तो बस रेल शिपिंग कनेक्टिविटी नहीं, बट फ्यूचर में एनर्जी केबल्स, डेटा लिंक्स, डिजिटल लाइंस, ये भी इस कॉरिडोर पे क्या है, हम सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो एज सच दिस इनिशिएटिव, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इनिशिएटिव जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर इनिशिएटिव। व्हाट इज दैट लार्जर इनिशिएटिव? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII। ओके, तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव है। ओके, इसके अंडर दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, और उसका ही आप कह सकते हो कि ये पार्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो हमें अभी तक पता चल गया कि व्हाट इज दिस कॉरिडोर। ओके, G20 समिट के दौरान ये पार्टिसिपेट ये था, और ऑफकोर्स इसमें इंडिया से कनेक्टिविटी, फिर मिडिल ईस्ट की यूरोप से कनेक्टिविटी, मिडिल ईस्ट की इंडिया से कनेक्टिविटी, ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी,
कि ओनली रेल एंड रोड लिंक या फिर सी लिंक, ओके। बाकी डिजिटल लिंक भी इसमें फ्यूचर में हो सकता है, बाकी भी एस्पेक्ट की एनर्जी केबल्स भी इसी कॉरिडोर पे सेटअप किए जा सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है इसके? ऑब्वियस देयर आर मेनी एडवांटेजेस। तो इस पे ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा, द गुड्स दैट आर सप्लाइड फ्रॉम इंडिया टू द यूरोप ये काफी फास्ट सप्लाई किए जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग रूट को ऑल्टरनेटिव है। एग्जिस्टिंग रूट कौन सा है? फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग रूट यहां से आता है और यहाँ सुएज कैनल है, ओके, और सुएज कैनल से ये मेडिटेरियन सी से यूरोप में जाता है, ओके। तो ये एग्जिस्टिंग रूट जो है इसको एक ऑल्टरनेटिव माना जाता है ये रूट। तो इस वजह से क्या होगा, आपको अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसके अलोंग जनरेट हो गए जॉब्स, ओके। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन का रूट है ये शॉर्टर होगा तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है ये लोअर होगा इससे, तो इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी, तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। एक प्रॉपर क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट नेटवर्क इससे क्रिएट होगा, इंडिया से लेके ऑलमोस्ट यूरोप तक। शिप टू रेल ट्रांजिट नेटवर्क मतलब क्या कि इसमें शिपिंग यूज की जाएगी व्हेनेवर सी रूट इज देयर, और जहां लैंड है वहां से फिर रेल रूट आगे यूज होगा। तो प्रॉपर एक कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इससे क्रिएट होगा, और इसमें इंडिया का एक काफी क्रूशियल रोल होगा, राइट, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं इसके सेंट्रल स्टेज में आ जाता है, ओके। अल्टीमेट कनेक्टिविटी इंडिया से यूरोप तक, ठीक है, और बीच में ये सारा रूट है, तो इंडिया इसके सेंट्रल स्टेज में आ जाता है। और खास करके चाइना का जो बीआरआई है, बेल्ट एंड रोड नेटवर्क, इसका इंडिया नहीं पार्ट बना है, ओके। तो उसके ऑल्टरनेटिव हमें एक रूट मिल जाता है, दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ओके। तो इसके कुछ ऐसे एडवांटेजेस हुए। अब इसकी रिगार्डिंग जियो पॉलिटिक्स समझते हो, जो हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। तो आईआर का रिस्पेक्ट इसके समझते हैं कि इसका जियो पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट होता है। तो इसका सबसे पहले जियो पॉलिटिक्स का इफेक्ट ये है, दैट इज स्पेशली फॉर यूएसए। क्या है यूएसए के लिए स्पेशली इसका जो इफेक्ट है, दैट इज टू काउंटर द बीजिंग्स इन्फ्लुएंस, ओके। अब चाइना का स्पेशली ट्रेडिशनल जो मिडिल ईस्ट में या फिर एशिया में भी देखा जाए तो इंडिया के कौन से, एक्चुअली सॉरी यूएसए के कौन से दोस्त थे, फॉर एग्जांपल इंडिया जैसा, ओके। अब रिसेंटली इंडिया एंड यूएसए हैव आल्सो कम वेरी क्लोज, ओके। या फिर उससे पहले अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो यूएई इज देयर, ओके, सऊदी इज देयर, ट्रेडिशनली दे आर कंसिडर्ड एज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ यूएसए, ओके। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ चाइना का भी इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज पे बढ़ रहा है, दिस कंट्रीज माइट कम क्लोजर टू द चाइना आल्सो, ओके। और स्पेशली नॉट ओनली दिस थिंग, चाइना जो है ओवरऑल उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू बाकी भी डेवलपिंग कंट्रीज को क्या है अपने इन्फ्लुएंस में ला रहा है। तो ट्रेडिशनल यूएसए अलाइज लाइक यूएई इन सऊदी अरेबिया, बाकी भी डेवलपिंग कंट्रीज जो है इस पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ओके। सो इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना, यूएसए के लिए कॉरिडोर काफी इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जिस्टिंग उसके फ्रेंड है उसके साथ वो और करीब आ पाए, और बाकी भी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ क्या है उससे अच्छे कनेक्शन बने, ओके। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि इस कॉरिडोर से हमें एक ऑल्टरनेटिव मिलता है, ओके। ऑल्टरनेटिव मिलेगा तो जो एग्जिस्टिंग सुएज कैनाल का कॉरिडोर है, ओके, इस सुएज कैनाल के कॉरिडोर से हमें जाने की जरूरत नहीं होगी, राइट। तो डिपेंडेंस जो है ना एग्जिस्टिंग रूट पे, ये डिपेंडेंस इससे कम हो सकता है, डिपेंडेंस ऑन द एग्जिस्टिंग रूट, ओके। तो इट इज सेड कि अगर सुएज कैनाल से हम हमारी शिप, अगर ये कॉरिडोर हम यूज करें, आई शो यू थ्रू मैप, rather than going through this Suez Canal, इससे ना जाके, ओके, इफ यू यूज दिस कॉरिडोर एक्चुअली, तो फास्टर ट्रांसपोर्टेशन होगा। कितना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होगा? 40% फास्टर देन द सुएज कनाल रूट, ओके। तो इंडिया से शिपमेंट जो यूरोप में 10 दिन में जा सकता है, विच इज 40% फास्टर देन द सुएज कनाल रूट, ओके। तो डिपेंडेंसी ऑन एग्जिस्टिंग रूट विल बी रिड्यूस्ड, दैट इज सेकंड थिंग, ओके। थर्ड थिंग, जो एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड कॉरिडोर से, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड कॉरिडोर, ठीक है, एक मतलब द वर्क इज गोइंग ऑन दिस ऑल्सो, और काफी दिन से ये प्रपोज्ड है। फॉर एग्जांपल, तो जो रशिया को लेके ऑलमोस्ट इंडिया तक कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ओके। तो अब क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो टू रशिया, तो एग्जिस्टिंग रूट ऐसा है, थ्रू सुएज कैनाल, देन थ्रू मेडिटेरियन सी से फिर नॉर्थ सी लेके आपको रशिया में कोई शिपमेंट लेके जानी है तो यू विल टेक लाइक दिस, ओके। तो उसको अल्टरनेटिव क्या सजेस्ट किया गया कि ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ये स्टैब्लिश किया जाए, जो इंडिया से लेके ईरान तक और ईरान से आगे जाके फिर अजरबैजान या बाकी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट होगी,
बट इसमें देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज, इसका इतना अच्छा इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। ओके, तो इसलिए फिर अगर इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो नाउ ऑलरेडी वी हैव दिस न्यू अलायंस हियर, जाके हम ये नया रूट अब यूज करेंगे, इस नया कॉरिडोर का, इंडिया नॉर्थ मिडिल ईस्ट और यूरोप के कॉरिडोर का यूज कर सकते हैं। तो इससे भी अब जो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है उसमें भी हमारा डिपेंडेंस नहीं होगा। ओके, तो थ्री थिंग्स, फर्स्ट एक तो यूएसए का जो डिपेंडेंस है, यूएसए को जो चाइना को काउंटर करना है वो यूएसए कर सकता है। सेकंड, एग्जिस्टिंग जो रूट ऑलरेडी है सुएज कैनाल, इस पे हमारा डिपेंडेंस कम हो जाएगा और उस पे ट्रांसपोर्टेशन का जो डेज है वो कम हो जाएगा। और थर्ड, जो कॉरिडोर ऑल प्रपोज है जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ओके, विच आर हैविंग लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज ऑल्सो, तो उसको भी ज्यादा अगर नहीं उसको इंप्लीमेंट हो पाए तो उतना नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव वन अदर कॉरिडोर। Okay, that is one thing. Now we'll discuss the geopolitics in Middle East over here, कि इस कॉरिडोर का मिडल ईस्ट के पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट हो सकता है और खास करके इसका इफेक्ट हो सकता है फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द इजराइल एंड सऊदी अरेबिया। ओके, ओके, तो स्पेशली इजराइल, अब इजराइल और सऊदी अरेबिया में डिप्लोमेटिक टाइज आर नॉट देयर, दे डू नॉट हैव डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन देम। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो पैलेस्टीन को क्या है, सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, एंड दैट्स व्हाई इजराइल और सऊदी अरेबिया में देयर इज अ सॉर्ट ऑफ एनिमोसिटी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द मिडिल ईस्ट। दो काफी पावरफुल प्लेयर्स है लेकिन दे डू नॉट हैव डिप्लोमेटिक टाइज। ओके, और इसके अलावा इजराइल अगर देखा जाए तो उस वहां की जो अरब रीजन की कंट्रीज है उसमें कुछ ही कंट्रीज के साथ इजराइल के टाइज है एक्चुअली, डिप्लोमेटिक टाइज, बाकी सारे काफी सारी कंट्रीज के साथ नहीं है उसके टाइज। ओके, तो मे बी बिकॉज ऑफ दिस कॉरिडोर एक बेटर इंटीग्रेशन इस रीजन का हो सकता है और फ्यूचर में वी माइट सी कि सऊदी अरेबिया एंड इजराइल दे माइट हैव सम फॉर्मल टाइज, डिप्लोमेटिक टाइज। व्हाई? बिकॉज इससे इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एक रूट इसका जॉर्डन इजराइल उसके थ्रू भी जाएगा। ओके, तो मे बी शायद पॉलिटिक्स साथ में नहीं लेकिन ये इकोनॉमिक्स दोनों को साथ में ला सकता है, एटलीस्ट कुछ फॉर्मल टाइज उनके एस्टैब्लिश हो सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, दैट वी कैन से। राइट, चलो, तो ये हुए सारी अच्छी बात थी इन कॉरिडोर के बारे में। लेकिन अगर यह आर्टिकल आप यहां देखो, अब इस आर्टिकल में कुछ चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया गया। ओके, आज के इस आर्टिकल में तो चैलेंजेस क्या है इस कॉरिडोर के रिगार्डिंग, विल ट्राई टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्या चैलेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल? द फर्स्ट चैलेंज इज कि देखिएगा इस कॉरिडोर में क्या है, एक लॉजिकली अगर हम सोचें कि यू विल हैव टू फ्रॉम इंडिया यू विल हैव टू गो बाय सी रूट। ओके, सी रूट से फिर आप अरेबियन एरिया में क्या करोगे, यू विल यूज द रेल रूट। ओके, तो सी रूट से जो शिप्स आए हैं आपको वहां से जो भी गुड्स हो गए आपको अनलोड करना पड़ेगा, अनलोड करके फिर से इसको आपको रेल में कंटेनर में लोड करना है। ओके, रेल में कंटेनर में लोड करने के बाद आगे फिर से शिप रूट अगर आएगा तो वहां जाके उसको अनलोड करना पड़ेगा, फिर से उसमें शिप्स में डालना है, फिर से लोड करना पड़ेगा शिप्स में उसको। तो ये लोडिंग अनलोडिंग की इसमें प्रोसेस ज्यादा होगी रादर देन द सुएज कैनाल रूट। सुएज कैनाल रूट में ऐसा नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यूज द सी रूट, यहाँ लैंड रूट भी है बीच में, तो लोडिंग अनलोडिंग ज्यादा होगा, तो इससे क्या बढ़ सकता है, कॉस्ट बढ़ सकता है। ओके, तो कार्गो लोडिंग अनलोडिंग की वजह से क्या होगा कि कॉस्ट जो है ये यहाँ पे बढ़ सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे। सेकंड थिंग, अब अगर आप सुएज कैनाल रूट नहीं यूज करोगे, और सुएज कैनाल आपको रूट किसके अंडर है, दैट इज अंडर इजिप्ट। इजिप्ट के लिए काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का वो एस्पेक्ट है सुएज कैनाल रूट, तो इजिप्ट इज गोइंग टू लूज द रेवेन्यू बिकॉज ऑफ दिस रूट, न्यू रूट। ओके, तो इजिप्ट शायद इस पे कुछ ऑब्जेक्शंस ले सकता है इस प्लान पे, या उतना वो सपोर्टिव नहीं होगा, बिकॉज इफ दिस रूट इज डेवलप्ड देन सुएज कैनाल रूट विल बी लेस यूज्ड। ओके, तो दे माइट लूज द रेवेन्यू बिकॉज ऑफ दैट। ओके, ये एक इसमें चैलेंज है। थर्ड चैलेंज ये है कि इफ एट ऑल कंट्री लाइक इंडिया एंड यूएसए थिंक कि इससे हम बीजिंग को चाइना को काउंटर कर सकते हैं स्पेशली इन मिडिल ईस्ट रीजन, तो शायद नहीं होगा, ऐसा एक्चुअली इस आर्टिकल में कहा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑलरेडी चाइना ने एग्रीमेंट्स कर रखे हैं काफी सारे उस कंट्रीज के साथ, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ चाइना के ऑलरेडी कुछ एग्रीमेंट्स है जो इंप्लीमेंट भी हो रहा है, फ्यूचर में इंप्लीमेंट भी होंगे। तो मे बी चाइना के उसके बाद भी काफी अच्छे रिलेशंस उस कंट्री के साथ हो सकते हैं, उसको काउंटर करना इतना इजी नहीं। ओके, एंड फोर्थ थिंग, दिस रूट इज अ वेरी बिग रूट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स रूट, मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज देयर इन दिस। ओके, और इसमें स्टैंडर्डाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा।
स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या है कि सेम सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टैंडर्ड इसमें हमें यूज करने पड़ेंगे। जैसे रेलवे का जो गेज होता है, ओके, ये गेज हर कंट्री में सेम हमें करना पड़ेगा, स्पेशली इस रूट के अलावा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में मीटर गेज यूज हो रहा है तो मिडिल ईस्ट में वही यूज होना चाहिए, बाकी जगह पे भी सेम यूज होना चाहिए। कंटेनर जो होते हैं उसके डायमेंशंस भी हर जगह पे सेम होने चाहिए, चाहे शिप्स के लिए और लोडिंग अनलोडिंग के लिए इजी हो जाए। तो कॉमन स्टैंडर्ड्स भी इसमें स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। ओके, तो लोडिंग ऑफलोडिंग और कॉस्ट इंक्रीज एक प्रॉब्लम है इसमें। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द इजिप्ट एंड इजिप्ट माइट क्रिएट द इश्यूज, ये एक इशू है। चाइनीज प्रेजेंस ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में अच्छा है तो मे भी चाइनीज को काउंटर नहीं कर सकती इसमें। और फोर्थ थिंग इज दैट कि इट रिक्वायर्स कॉमन स्टैंडर्ड्स बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। कॉमन स्टैंडर्ड क्रिएट करना दैट माइट बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ओवर हियर। ओके, तो ऐसे चैलेंजेस आर देयर इन दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर। तो इस पे कोई भी अगर आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा गया फ्यूचर में तो यू शुड बी एबल टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर हियर। ओके, चलिए नाउ लेट्स गो टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, जो एक्चुअली कल का आर्टिकल है, दैट इज जीएम क्रॉप डिसीजन दैट कट्स द मस्टर्ड। ओके, तो बाय टेकिंग हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल विल डिस्कस द ओवरऑल इश्यू ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो हमें डिस्कस करना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते क्या है। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इंडिया में रेगुलेशन कैसे होता है, स्पेशली इसमें जो मस्टर्ड है, ये मस्टर्ड जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है, क्या इसका कमर्शियली यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए जीएम मस्टर्ड का। ओके, इसके फेवर में भी कुछ आर्गुमेंट्स कि जीएम मस्टर्ड शुड बी कमर्शियलाइज्ड, इसके फेवर में कुछ आर्गुमेंट जो है इस आर्टिकल में दिया गया है। ओके, तो वो भी हमें इस आर्टिकल का यहाँ डिस्कस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कि व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक्चुअली होते क्या है। ओके, तो ऑफकोर्स नेम ही सजेस्ट करता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब क्या होते हैं कि ये क्रॉप्स ऐसा होती है कि जिसमें जीन लेवल पे कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है। ओके, मे बी दूसरे क्रॉप का कोई जीन है इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या एग्जिस्टिंग जीन है उस क्रॉप का उसको मॉडिफाई किया जाएगा। तो ये ट्रांसजेनिक भी हो सकता है, मतलब दूसरे के क्रॉप का जीन इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, ये एग्जिस्टिंग क्रॉप है उसका ही जीन थोड़ा ऑल्टर किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। Okay, but why the genetic modification happens in GM crops? Of course, in order to get some better varieties of crops. मतलब उसमें कुछ better traits उनको चाहिए उस crop में. That's why they do it. कौन से better traits they might want? For example, we want increased yield. Okay, or maybe a crop is we want to make a crop tolerant to the herbicide. ओके, या ड्रॉट रेजिस्टेंस अगर हमें क्रॉप क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल किसी एरिया में ज्यादा रेनफॉल नहीं हो रहा है, वहां ऐसा क्रॉप क्रिएट करना आप थ्रू जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कि अगर ड्राउट भी हो तो उस क्रॉप का अच्छा प्रोडक्शन वहां हो सके, उसको ज्यादा पानी की जरूरत ना हो, या न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव करने के लिए भी क्या है इसकी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय द वे इसके थ्रू हम एक प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन भी आज सॉल्व करने वाले हैं, राइट। एक प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन 2012 का, वो भी लास्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ और उसका भी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। चलो, तो क्यों ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो जीएम क्रॉप्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन ट्रेड्स इन देम। तो करंटली कमर्शियली अगर देखा जाए, बिकॉज जीएम क्रॉप्स इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, controversial in the sense there are many experts who say कि GM crops could be dangerous to the human beings and environment and animal health। तो वो भी कंसर्न्स हम देखने वाले हैं हमारे आर्टिकल में। तो इसलिए आज अगर देखा जाए तो बीटी कॉटन एक ही ऐसा क्रॉप है इंडिया में जो कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है। बीटी क्रॉपन जो है एक ही क्रॉप है जो कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में। दैट्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कौन रेगुलेट करता है जीएम क्रॉप्स को, फिर कौन परमिशन देता है। अल्टीमेट परमिशन जो है कि जीएम क्रॉप कोई कमर्शियली यूज किया जाए ना, या इसको इंपोर्ट किया जाए, या इसका मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट किया जाए, अल्टीमेट जो ये सब आता है ना, ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ओके, उसके रिगार्डिंग जो एक्ट है वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बाकी भी काफी सारे एक्ट है, एक ही एक्ट है ऐसा नहीं है जीएम क्रॉप को रेगुलेट करने वाला। लेकिन मेन जीएम क्रॉप के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो क्रॉप एक्ट है दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और इस एक्ट के अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये रेगुलेट करती है जीएम क्रॉप्स को। ओके, और इस मिनिस्ट्री के अंडर देयर इज अ बॉडी दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी। दिस इज अ बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये बॉडी जो है कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का प्रपोजल रिव्यू करता है।
मॉनिटर करता है और अप्रूव भी करता है कि वेदर इसको एनवायरमेंट क्लियरेंस देना है नहीं, या फिर उसको कमर्शियली यूज करना चाहिए नहीं। ये सारा अप्रूवल का प्रैक्टिकली काम करेगा कौन? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। ओके, सो ये बॉडी काफी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम टू द जीएम क्रॉप्स ओवर हियर। तो इंडिया में ऑलरेडी बीटी कॉटन इज कमर्शियली कल्टिवेटेड। ओके, और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी ने ऑलरेडी जो जीएम मस्टर्ड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है, आपने काफी बार पहले करंट अफेयर्स में भी सुना होगा, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, इसको भी कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल दे चुका है। ओके, तो ये तो पहले 2017 में भी हुआ था कि 2017 में भी जीएम मस्टर्ड जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, DMH11 जो होती है धारा मस्टर्ड, इसको ऑलरेडी इसने कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए परमिशन दी थी। अब फिर से 2022 में भी ये परमिशन दे चुका है कि इसको कमर्शियली कल्टीवेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन अल्टीमेट क्या होता है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अभी तक इसको अलो नहीं किया। अल्टीमेट कौन अलो करता है? दैट इज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको अभी तक अलो नहीं किया है, इसलिए कमर्शियली कल्टीवेट नहीं हो रहा। तो ये इश्यू आप याद रखें कि अप्राइजल कमेटी ने हाँ कह दिया है, लेकिन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 2017 में भी परमिशन नहीं दी थी अल्टीमेट, और अभी भी परमिशन नहीं दिया है। तो देखते हैं क्या होगा आगे। ओके, तो क्या कंसर्न है जीएम क्रॉप्स के रिगार्डिंग? एक तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखो, जीएम क्रॉप्स में आप जो कहते हो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा हो सकती है, तो ऐसा हमेशा नहीं होगा। मेनी टाइम्स दे माइट लैक द न्यूट्रिशनल वैल्यू आल्सो। व्हाई? बिकॉज सम जीएम क्रॉप्स माइट नॉट बी क्रिएटेड फॉर न्यूट्रिशनल वैल्यूज। वो बाकी चीजों के लिए भी यूज किए क्रिएट किए जाते हैं ना, फॉर लाइक ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटीज क्रिएट करने के लिए। ओके, ऐसी वैरायटीज अगर क्रिएट करने के लिए अगर आप क्रिएट करते हो कोई जीएम क्रॉप, तो मे बी उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होगी। So nutritional value का argument is not right every time. Then GM crops might pose risk to the ecosystem and biodiversity. Existing जो जीन फ्लो है, existing जो इंडिजिनस वैरायटीज हमारी होती है, इसको ये हार्म पहुंचा सकता है। लॉन्ग रन में इससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है हमारे। ओके, एलर्जिक रिएक्शन जो है जेनेटिक क्रॉप्स क्रिएट कर सकते हैं जीएम क्रॉप्स। वाई? बिकॉज एग्जिस्टिंग जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वो ये नए क्रॉप्स के लिए अकस्टम नहीं होता, उनको उसकी आदत नहीं होती। तो मे बी इस नए क्रॉप के वजह से क्या है, कुछ ऐसी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, इवन फॉर इंडिविजुअल्स ऑल्सो एंड अदर क्रॉप्स ऑल्सो। ओके, और जीएम क्रॉप के वजह से वी डोंट नो कि वाइल्ड लाइफ माइट ऑल्सो बी हार्म्ड। इफ वाइल्ड लाइफ स्टार्ट ईटिंग देम या कुछ हो सकता है, तो वाइल्ड लाइफ भी इससे हार्म हो सकती है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के वजह से ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं, एंड दैट्स वाई दिस आर द कंसर्न्स। इसलिए उसको जनरली इतना इजीली परमिशन नहीं दिया जा सकता है, या इसका इतना सारा आप कह सकते हो रेगुलेशन होता है। ओके, बट देन व्हाट आर आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ दिस जीएम क्रॉप्स? दी आर्गुमेंट दैट इज गिवन स्पेशली इन दिस आर्टिकल, जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं उसमें यह आर्गुमेंट दिया गया है कि दैट इज फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ओके, तो आर्टिकल क्या कहता है कि वी हैव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, 2030 तक वी वांट टू अचीव द जीरो हंगर, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ओके, बट देयर इज अ रिपोर्ट दैट इज फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट ऑफ 2019, और ये कहता है कि ये गोल जो है जीरो हंगर का बाय 2030 तक अचीव करना काफी डिफिकल्ट है। ओके, सो इफ यू वांट टू अचीव दिस जीरो हंगर गोल बाय 2030, तो वी शुड हैव बेटर फूड प्रोडक्शन एंड बेटर न्यूट्रिशनल फूड। ओके, और बेटर फूड प्रोडक्शन और बेटर न्यूट्रिशनल फूड अगर हमें अचीव करना है, तो जीएम क्रॉप को हमने कमर्शलाइज करना चाहिए, ज्यादा अडॉप्ट करना चाहिए ज्यादा। ओके, दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल एक्चुअली सेज। सेकंड थिंग इज कि अब ये जीएम क्रॉप्स अगर प्रोड्यूस हो गए, तो ऐसे कुछ स्पेशली हम क्रॉप्स क्रिएट कर सकते हैं कि जो स्पेशली न्यूट्रिएंट्स का जो डिफिशियंसी उसको एड्रेस करें। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड आर्गुमेंट आर्टिकल हमें देता है कि व्हाई जीएम क्रॉप्स आर टू बी अडॉप्टेड। ये है इंटरनेशनल लेवल आर्गुमेंट। इंटरनेशनल आर्गुमेंट इन द सेंस व्हाट, कि इंटरनेशनली कितने कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। तो आर्टिकल सेज कि इंटरनेशनली ऑलरेडी 72 कंट्रीज आर देयर, दे आर यूजिंग सम और अदर फॉर्म ऑफ जीएम क्रॉप्स, चाहे ह्यूमन फूड के लिए हो या एनिमल फीड के लिए, ह्यूमन फूड और या एनिमल फीड, किसी की अगर ये दोनों भी देखे तो अराउंड 72 कंट्रीज है विच आर एक्चुअली यूजिंग दी GM crop for commercial cultivation. Okay, or already around 1.95 billion people are there worldwide. In 5 countries itself, 1.95 billion people are there who are benefited because of the GM crops over here. And then it further talks about the economic gains also, मतलब economic argument भी देता है
ओके, तो आर्टिकल ने पहले हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का आर्गुमेंट दिया है, फूड सिक्योरिटी, फिर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, उसके बाद अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस रिगार्डिंग दिस, देन ग्लोबल इकोनॉमिक गेन्स। कि इकोनॉमिक आर्गुमेंट क्या है कि इट इज ऑब्जर्व कि इसके इकोनॉमिक गेन्स भी काफी ज्यादा है। ओके, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज में जीएम क्रॉप्स अडॉप्ट किए गए हैं, तो इससे फार्मर्स का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा है, उनके बाद ज्यादा एक्चुअली वेल्थ क्रिएट हुई है इस वजह से। सो इट हैज इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑल्सो। ओके, एंड फिफ्थ आर्गुमेंट आर्टिकल कहता है कि देखो ग्लोबली दे आर प्रूवन, इट इज प्रूवन कि जो जीएम क्रॉप्स है दे आर एक्चुअली दे हैव बायोसेफ्टी। लास्ट 25 ईयर्स से उनका कहना है कि ऐसा कोई हजार्ड हमें नहीं मिला है, तो अगर बायोसेफ्टी से हिसाब से देखा जाए तो दे आर काइंड ऑफ सेफ एक्चुअली। ओके, और फिर आगे जाके ये हुआ हमारा आर्गुमेंट ओवरऑल जीएम क्रॉप्स के रिगार्डिंग। okay? अब ये जो DMH11 है या धाड़ा मस्टर्ड जो 11 है, मतलब ये जो जीएम मस्टर्ड है इंडिया में, जो जीएम मस्टर्ड क्रिएट किया गया है, ओके, और जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने कमर्शियलाइज करने की परमिशन भी दी है, पहले ही दिया था, फिर से 2022 में दिया, लेकिन फिर भी अभी तक ये फाइनली अप्रूव इसको नहीं मिला। तो ये अप्रूवल क्यों मिलना चाहिए, क्यों इसको कमर्शियलाइज करना चाहिए हमें, इसके रिगार्डिंग आर्गुमेंट्स इस आर्टिकल में दिए। तो वाई DMH11 शैल बी कमर्शियलाइज। फर्स्ट आर्गुमेंट यहां दिया जाता है वो है कि एडिबल ऑयल डेफिसिट। ये आर्टिकल कहता है कि देखो इंडिया जो है 60% हमारा जो खाने का तेल होता है, एडिबल ऑयल होता है, ये हम इंपोर्ट करते हैं। तो इससे हमारे फॉरेन करेंसी भी काफी जाता है और हमें बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ओके, और मस्टर्ड जो होता है इससे हम एडिबल ऑयल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग मस्टर्ड का प्रोडक्शन काफी कम है या उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो अगर हम DMH11 मतलब ये जीएम मस्टर्ड को अगर हम अडॉप्ट करें, कमर्शियलाइज करें, तो मस्टर्ड प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इससे हम एडिबल ऑयल ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें इंपोर्ट पे डिपेंडेंस नहीं रहना पड़ेगा। ओके, तो इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन द एडिबल ऑयल माइट डिक्रीज, और एडिबल ऑयल का जो प्रोडक्शन इंडिया में इंक्रीज हो सकता है, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग कि अगर बीटी बीटी कॉटन के बाद अगर ऐसा कोई जीएम मस्टर्ड भी हम कमर्शियलाइज कर देते, तो इससे ओवरऑल जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है, रिसर्च होता है, ये प्रमोट होगा। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च करती है कंपनीज, उनको भी पता चलेगा कि नहीं, हमारे जो रिसर्च है उसको कमर्शियलाइज हम कर सकते हैं, वी कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट। क्योंकि कमर्शियलाइज अगर नहीं कर पाएगा तो हाउ दे आर गोइंग टू अर्न प्रॉफिट, उनकी इन्वेस्टमेंट्स वैसे ही वेस्ट होती है। तो अगर ऐसे क्रॉप्स को अडॉप्ट किया जाएगा कमर्शियली, तो ऑफकोर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है रिसर्च ये प्रमोट होगा, क्योंकि कंपनीज उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट अप करेगी, तो फ्यूचर में और अच्छा जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च इससे हो सकता है। एंड थर्ड थिंग, ऑफकोर्स इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम ऑल्सो, बिकॉज देयर प्रोडक्शन विल इंक्रीज। ओके, सो दैट इज थर्ड आर्ग्यूमेंट। सो दैट्स वाई जीएम मस्टर्ड जो है दैट मस्ट बी अलाउड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। ओके, तो ओवरऑल हमने ये भी इश्यू अब डिस्कस किया है। तो इसमें आज के क्लास में हमने स्पेशली दो इश्यूज थे विच वी डिस्कस्ड इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और बाकी जो 3 इश्यूज है ये इश्यूज हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसके रिगार्डिंग प्रीलिम्स मेंस का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको हेल्प हो सकती है, आप सिंपली ये PDF डाउनलोड करके उससे रिवाइज भी कर सकते हो। ओके, फाइनली देर इज अ प्रीलिम्स क्वेश्चन फॉर यू। ये प्रीलिम्स क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, फाइन। सो वैसे चलिए, अगर इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर यही डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये? अदर देन रेजिस्टेंस टू द पेस्ट, व्हाट आर प्रोस्पेक्ट्स फॉर विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स हैव बीन क्रिएटेड। कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट जो है ये क्यों क्रिएट किए जाते हैं। हाँ, एक उसका एडवांटेज है रेजिस्टेंट टू पेस्ट, बाकी कौन सा एडवांटेज है, व्हाई दे आर एक्चुअली क्रिएटेड। ओके, फर्स्ट, टू एनेबल देम टू विस्टैंड ड्राउट, यस ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज होती है। टू इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस, यस वो भी होता है, न्यूट्रिशन के लिए भी हो सकता है। टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ, ये भी हो सकता है। कोई भी लेट से क्रॉप है, ओके, लेट से कोई सब्जी है और वो फूड क्रॉप है, उसकी शेल्फ लाइफ अगर कम है, okay, तो शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। टू एनेबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप्स एंड स्पेस स्टेशंस। देखो ऐसा तो कोई पर्पज हमने देखा नहीं है अभी तक कि स्पेसशिप्स में, स्पेस स्टेशन में उसको ग्रो किया जाए, इसलिए हम एक्चुअली ऐसा जीएम क्रॉप्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो ऑफकोर्स दैट इज रॉन्ग। तो ये A, B एंड D। ओके, तो C इज द आंसर ओवर हियर। तो आंसर ऑलरेडी इसमें मार्क था, इसलिए मैंने ये आपको एज असाइनमेंट नहीं दिया। तो
फ्यूचर में जैसी जब भी मैं कुछ क्लास लूँगा आपकी, तो ये क्लास ली जाएगी, तो उस वक्त मैं ऐसे क्वेश्चंस भी ऐड करने का ट्राई करूँगा इसमें, ठीक है? चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव हैप्पी संडे, एंजॉय कीजिएगा, लेकिन पढ़ना भी जरूर।